वक्फ बोर्ड को लेकर और इसको लेकर बढ़ते बवाल के तमाम राज्यों तक वक्फ बोर्ड की बात तमाम सामने आ रही है और इसको लेकर के जो विरोध प्रदर्शन है वो भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में किसानों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो वहीं ये मामला जो है अब केरल तक जाता हुआ दिख रहा है, जहां पर चर्चेज इसका विरोध कर रहे हैं। तो कर्नाटक में भारी विरोध के कारण सीएम सिद्धारमैया ने किसी भी निजी संपत्ति या किसानों की जमीन को वक्फ बोर्ड को सौंपने पर रोक लगाने की बात कही है। खुद जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल पीड़ित किसानों के प्रदर्शन के बीच पहुंचकर उनकी राय सुन चुके हैं। कर्नाटक का दौरा कर चुकी है जेपीसी। वहीं बीजेपी ने किसानों को नोटिस देने के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन भी चलाया है। किसान इसको लेकर आंदोलित हैं। अब कर्नाटक सरकार म्यूटेशन प्रोसेस को रोकने का आदेश उसने जारी किया है ताकि किसानों की जमीन वक्फ के नाम पर ट्रांसफर न की जा सके। इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सभी सक्षम अधिकारियों को आदेश भेजने की बात मीडिया में सुर्खियों में आई है। वक्फ पर मचे बवाल के बीच कई राज्यों से ऐसी शिकायत आई है जिसमें किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर मचे घमासान के बीच मुस्लिम तबके से भी इनके विरोध के स्वर तेज हुए हैं। उधर केरल में वक्फ के खिलाफ 1000 से ज्यादा चर्चेज ने मोर्चा खोल दिया है। चर्चों का आरोप है कि ग्रामीण इलाकों में वक्फ बोर्ड ने किसानों की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अभी तक दावा ठोकते थे, अब कब्जा करना शुरू कर दिया है। केरल वक्फ बोर्ड ने मुन्नबम और चेरई के 2 गांवों में किसानों को नोटिस भेजा है। ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ की नोटिस के खिलाफ बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। कई किसान वक्फ के इस जबरन कब्जे को लेकर भूख हड़ताल करने पर आमादा हैं। चर्च अब इस मामले को जोर शोर से उठा रहा है और केंद्र सरकार के अविलंब हस्तक्षेप की चर्चेज ने मांग की है। उधर उड़ीसा के दौरे पर जेपीसी ने विभिन्न संगठनों और स्टेक होल्डर्स से बैठक की है। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा है कर्नाटक के अल्पसंख्यक मंत्री अपने अधिकार से बाहर वक्फ के लिए उत्साहित है। जेपीसी के अन्य सदस्यों ने कहा कि वक्फ के नाम पर किसी की जमीन को हड़पने की कोशिश पर लगाम लगनी चाहिए। तो आपने देखा कि कर्नाटक के दौरे पर थे जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल और उसके बाद फिर जेपीसी की जो सदस्य हैं जगदंबिका पाल की अगुवाई में उन्होंने ओडिशा का भी दौरा किया। ओडिशा से 16 संगठन समिति के सामने अपना विचार रखेंगे, ये जगदंबिका पाल ने बताया, जबकि अन्य 5 सदस्य भी उपस्थित रहेंगे जो हितधारकों के विचारों के आधार पर रिपोर्ट पेश करेंगे। तो क्या कुछ कहा जगदंबिका पाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। उड़ीसा में आज भुवनेश्वर में जो हमारी जेपीसी की बैठक होगी उसमें अभी तक 16 डेलीगेशंस ने अपनी इच्छा जाहिर किया है इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपीयर होने की, और जिसमें हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उड़िया गवर्नमेंट के हमारे ऑफिशियल्स हैं, तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माइनॉरिटीज़ के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब इतने लोग आ रहे हैं तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त आई है अमेंडमेंट 2024 के लिए अच्छे सुझाव आएंगे, उस पर हम गौर करेंगे, पूरी जेपीसी गौर करेंगे, फिर एक रिपोर्ट बनाएंगे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश को कमजोर करने का काम कर रहा है और अगर ये वो लगातार करता रहा तो उसको भंग कर देना चाहिए। चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला हो, ऐसे में ये हमेशा जब भी कोई कानून बनता है देश में ये मुसलमानों को उसके खिलाफ खड़ा करने का काम करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि जिस भी देश में मुसलमान रहे उस देश के कानून को मानना उसका फर्ज है, उस पर बिल्कुल लाजिम है। सरकार को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, मुसलमानों को खिलाफ लड़ाने का काम करते हैं, जिससे देश भी कमजोर हो रहा है, मुसलमान भी कमजोर हो रहे हैं और ये ऐसे नाम का सहारा ले रहे हैं जो सरकारी लगता है। तो मुझे ये काम करें, जो काम करना चाहते हैं अच्छा काम करें और ये बोर्ड शब्द का हटाएं जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति ना पैदा हो, इसलिए हमने कोई निवेदन किया।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा दोनों लोग इस पर जुड़ेंगे। सबसे पहले विनोद मिश्रा के पास जाते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये जो वक्फ का मामला है, विनोद जी आपसे समझना चाहेंगे वक्फ का ये जो मामला है ये किस तरह से अब एक के बाद एक स्टेट्स में फैलता जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक में जहां तक का सवाल है, ये पहले कहा गया कि किसानों को जो नोटिस दी गई है वो वापस ले ली गई है, लेकिन ऐसा सामने देखने में आया नहीं। और अब ये कहा जा रहा है कि म्यूटेशन में कोई चेंज नहीं होगा और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसका आदेश दिया है। तो क्या इसको समझा जाए कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये जिसको कहते हैं कि लगा करके एक टेस्ट किया जा रहा था कि आखिर किस तरह से इस पर रिएक्शन होता है, अगर रिएक्शन पॉजिटिव हुआ तो वापस हो जाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इसके बेसिक में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज जो वक्फ संशोधन बिल पे जो इतना र्यूमर फैलाया जा रहा है और अलग अलग जगह पे इसके खिलाफ में और संशोधन के लेके जितना बवाल मचा हुआ है, आज भी हम देख रहे थे तौकीर रजा और जो कांग्रेस के पार्टी के कई सांसद थे वहाँ पे जमा हुए थे और वो लोग जिस तरह से रैली निकाल रहे थे, दिल्ली से जयपुर से लेके और दिल्ली तक सड़क जाम करने की बात कर रहे थे। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्फ संशोधन बिल को लेके कितना र्यूमर फैलाया जा रहा है, एक समाज में कितना एक डर दिखाया जा रहा है। सवाल ये है कि ये कर्नाटक के किसान को लेके आज जब सीएम सिद्धारमैया कह रहे हैं कि म्यूटेशन को बंद करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश आता है और उसके बाद वो सारे डिपार्टमेंट के डीएम से लेके जिलाधिकारी और रेवेन्यू के ऑफिस के सारे लोगों को कहा जा रहा है कि किसानों के एक भी जमीन का म्यूटेशन चेंज नहीं होगा। तो सवाल ये है कि आखिर किसानों के जमीन का म्यूटेशन चेंज नहीं होगा, ये इतने विरोध के बाद क्यों हुआ? ये डे फर्स्ट में ये सिद्धारमैया सरकार को इसका निर्णय लेना चाहिए। उसमें 300 किसानों को जो ये नोटिस मिला वो मिल ही नहीं चाहिए। यही बात जगदम्बिका पाल साहब कह रहे थे कि जब से ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में की चर्चा में आई है तो उसके बाद आप ये देखिए कि एक तरह से राज्यों में होड़ मच गया है। कर्नाटक देखिए, केरल में 1000 चर्च ने इसके खिलाफ में सड़क पे आने का एक मन बनाया है। वहां किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 2 गांव के लोग। प्रियंका गांधी के आज रोड शो है केरल में, वायनाड में देखिए, राहुल गांधी भी वहां हैं। उसी के आसपास के गांव हैं जिस गांव के किसान जो हैं वो धरने पे हैं। तो क्या सवाल है कि क्या आप ये जेन्युइन सवाल को लेके आएंगे या फिर आप इन लोगों को गुमराह करने के लिए वक्फ को एक समुदाय से जोड़ देंगे और एक पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें खामोश हो जाएंगे? तो इन सारे चीजों को समझने की जरूरत है कि वक्फ संशोधन बिल का प्रस्ताव ही इसी को था कि कोई भी जमीन पे दावे का सत्यापन हो, जमीन का वक्फ की जमीन जो है उसके मैनेजमेंट के लिए वहां एक संस्थागत काम हो। अगर इन चीजों से किसी को दिक्कत है तो जाहिर से आप कह सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा के शिकार है। जी शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, आपने बात की बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सीधा अटैक किया। कैसे इसको समझा जाए कि क्या ये जो इस तरह के संगठन है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है या जो दूसरे संगठन है, वो भी वक्फ पर अपना एक स्टेक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सारा प्रोसेस है उसमें अपने आप को एक स्टेक होल्डर बता करके जो सारा प्रोसेस है उसको चाहे डीरेल करने का या अपने पक्ष में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं? निखिल, देखिए, जब मुस्लिमों से जुड़ा कोई कानून संशोधन वो आ रहा है तो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और जेपीसी जिनको बुला रही है, आप देखिए वो राज्यों के वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, कानूनी विशेषज्ञ हैं। बीजेपी और जमाल सिद्दीकी का यह कहना है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब जब मुस्लिम हितों की बात आई है तब तब उसने जो रुख अपनाया है वो ना तो देश हित में रहा है और ना ही मुस्लिम हित में रहा है, चाहे वो साहबाना का प्रकरण रहा हो या फिर 3 तलाक का मुद्दा रहा हो या फिर अब वक्फ संशोधन का मुद्दा हो। तो उस पर मुसलमानों को बरगलाने का काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता रहा है और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि बोर्ड शब्द का इस्तेमाल करता है और ऐसा लगता है कि कोई सरकारी संस्था है, तो उस शब्द को हटा देना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो गृह मंत्री के पास जाके मांग करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट पीएफआई की तरह ये काम करता है। इस तरह का एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। तो सवाल ये है कि 2013 के संशोधन के बाद जब कई ऐसे मामले सामने आए, चाहे वो कर्नाटक हो, केरल हो या कोई भी राज्य हो, जहां पर नोटिसें दी गई या जहां पर वक्फ ने दावा किया कि वो उनकी जमीन है और विवाद सामने आए, तब ये जरूरत महसूस हुई कि जो संशोधन था उससे काफी कुछ दिक्कतें आ रही हैं।
तो नया एक संशोधन लाने की बात जब संसद में हुई, तब हमने देखा कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहा। उसके बाद जेपीसी बनी, और अब जेपीसी के अंदर भी विपक्ष के जो सदस्य हैं वो सिलेक्टिव रुख अपना रहे हैं। जब भी कोई इस्लामिक संगठन या फिर कोई इस्लामिक स्कॉलर संशोधनों के पक्ष में बात करता है, तब वो उस पर सवाल उठाते हैं। बॉयकॉट भी कई बार कर चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष से मिल चुके हैं, बैठक का बहिष्कार कर रहे हैं। तो ये रणनीति क्या बताती है कि आप देखिए कर्नाटक में तो जब आप नोटिस मिला, हंगामा हुआ, तो आप कह रहे हैं कि किसानों की जमीन किसानों के पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि वक्फ के दावे बढ़ गए हैं और उस पर इस तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं, तो संशोधन की जरूरत है जी। तब ये बात जब उभर कर आती है, फिर जब संशोधन लाया जा रहा है और उस पर जेपीसी में तमाम राय जानी जा रही है, देश भर में जाकर और ईमेल के जरिए ऑनलाइन भी जानी गई है, तो फिर ऐतराज क्या है कांग्रेस पार्टी को या विपक्षी दलों को जो इस जेपीसी के सदस्य हैं? तो ये सवाल मुस्लिम खड़ा करता पर्सनल है लॉ कांग्रेस बोर्ड पर। का क्या रुख है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम संशोधनों के विरोध में है। खासतौर पर जो ये कहा गया था कि इसमें गैर मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड में, उस पर वो एक तरह से काफी विरोध कर रहे हैं और संशोधनों के समर्थन में नजर नहीं आ रहे। हम जानते हैं कि तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, उससे बेहतर राजस्व मिले, इन सब के समर्थन में है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का की जो रुख है वो सवालों के घेरे में पहले भी रहा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप 3 तलाक पे देखा ही कि उनका क्या रुख रहा था, और इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के जमाल सिद्दीकी, उन्होंने बहुत स्पष्ट आरोप लगाया है कि वो बोर्ड शब्द का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे वो भ्रमित करने की एक उनकी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो अब देखना होगा कि इस तरह का जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर आगे और क्या कदम उठाते हैं। ठीक है, उनका कहना है कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ जब बोर्ड शब्द लगा देते तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई सरकारी या कोई संविधान सम्मत संस्था हो और जिसकी काफी मान्यता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा और विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, आपको हम थोड़ी देर में अपने साथ दूसरे कार्यक्रम में भी छोड़ेंगे।